नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। 5 की बात में बात करेंगे सबसे पहले कोरोना वैक्सीन को लेकर। तो कोरोना वैक्सीन पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, देश के लोगों को जल्द मिल सकती है कोरोना वैक्सीन। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का दावा, साल के अंत तक कोरोना वैक्सीन आ सकती है। साल के शुरुआत में भी आ सकती है वैक्सीन। नए साल में वैक्सीन की इमरजेंसी डोज संभव है और कोविशील्ड को मंजूरी का इंतजार है। और आपको बता दें कि जायकोव डी पूरी तरह से देसी 2 चरण का ट्रायल पूरा हो चुका है। कई कोरोना वैक्सीन ट्रायल के अंतिम चरण में हैं। तो बता दें आपको, इस वक्त की बड़ी खबर है और एक तरह से खुशखबरी भी है। तो एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने यह दावा किया है कि साल के अंत में या फिर साल की शुरुआत में कोरोना वैक्सीन आ सकती है। तो नए साल में वैक्सीन की इमरजेंसी डोज भी संभव है। तो ब्रजेश श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ एसोसिएटेड एडिटर जुड़ चुके हैं। ब्रजेश, खुशखबरी कह लीजिए और बड़ी खबर कह लीजिए, दोनों ही सूरतों में खबर अच्छी है। अब वो ये कि जिस तरीके से एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने ये दावा किया है कि साल के अंत में या साल की शुरुआत में कोरोना वैक्सीन आ सकती है और साथ ही साल के शुरुआती समय में इमरजेंसी डोज भी दी जा सकती है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी उम्मीद लंबे समय से की जा रही है और जिस तरीके से पिछले 15 दिनों के अंदर सरकार हरकत में आई है, तेजी के साथ जो है प्रधानमंत्री ने जो सीरम इंस्टीट्यूट है, इसके साथ ही देखा जाए तो जो है दूसरे अन्य जो इंस्टीट्यूट है वहां के दौरे भी किए और जिस तरीके से वैक्सीन को लेकर तैयारियां तेजी पर हो गई हैं, पूरे देश में हर जगह स्टोरेज बनाए जा रहे हैं जहां वैक्सीन को प्रिजर्व किया जा सके। तो वो तमाम तैयारियां साफ तौर पर ये बता रही हैं कि भारत में जल्द ही वैक्सीन आने वाली है। और आज इसकी पुष्टि जो है खुद रणदीप गुलेरिया ने, जो एम्स के डायरेक्टर हैं, उन्होंने भी कर दी। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से ब्रिटेन में आपको फाइजर को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है, कुछ उसी तरह उम्मीद जताई जा रही है कि भारत में भी जो भारत की नियामक एजेंसियां हैं, तो वो एजेंसियां भारत में इसके इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे देंगी। और ब्रजेश, इसमें गर्व की बात यह है कि ये देसी है। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यही है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की जो कोवैक्सीन है, जो जिसको भारत में तैयार किया गया है, वो उस पर जो है देखा जाए तो उसको लेकर के यहाँ पर जो है आ सकते हैं। देसी वैक्सीन भारत में आएगी। तो इस तरीके की ये उम्मीद अपने आप में और ज्यादा गौरवान्वित करने वाली है कि भारत में बनी हुई वैक्सीन आएगी। फाइजर, अगर देखा जाए, फाइजर भी लगातार भारत में वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। दूसरी अन्य विदेशी कंपनियां हैं, वो भी यहाँ पर इसको जो है प्रोवाइड करने को तैयार है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो वैक्सीन को मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी MHRA इसकी इजाजत देती है। तो अभी इसका इंतजार किया जा रहा है कि इसका अप्रूवल MHRA किसको देते हैं और उसी के बाद जो है वैक्सीन आने की संभावनाएं पूरी हो पाएंगी कि किस तरीके से वैक्सीन यहाँ पर जो है किस कंपनी की या किसके द्वारा इजाद की गई वैक्सीन यहाँ पर आएगी। सबसे पहले जो फाइजर और जो बायोटेक मिलकर के जो है जो कोरोना वायरस के वैक्सीन को तैयार कर रहे हैं, इसके कई डोज तैयार हो चुके हैं, कई ट्रायल हो चुके हैं। अब देखना ये होगा कि कब भारत के बाजारों में ये वैक्सीन आती है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका ब्रजेश तमाम जानकारी के लिए। तो रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। गृह मंत्रालय ने देश के टॉप 10 थानों की लिस्ट जारी की है। टॉप 10 लिस्ट में यूपी के एक थाने का नाम शामिल है। टॉप 10 लिस्ट में मुरादाबाद के कांठ थाने का नाम शामिल है। मुरादाबाद के कांठ थाने का सूची में 8वां स्थान है। सबसे बेहतर काम करने वाले पुलिस थानों में जगह मिली है यूपी के कांठ थाने को। तो यूपी के अलावा तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ के पुलिस स्टेशन का भी नाम इस लिस्ट में शामिल है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, गृह मंत्रालय ने एक लिस्ट जारी की है। टॉप 10 थानों की लिस्ट है। देश के टॉप 10 थानों के जो नाम है वो इसमें शामिल है और इसमें यूपी के मुरादाबाद के कांठ ने अपनी जगह बनाई है। तो 8वीं सूची पर, यानी कि सूची में 8वां नंबर है इस थाने का। सबसे बेहतर काम करने वाले पुलिस थानों में जगह मिली है। तो मुरादाबाद के कांठ थाने को टॉप 10 की लिस्ट में शामिल किया गया है।
तो वहीं मुंबई 2 दिन चलेगा महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र। मुंबई से खबर जहां पर 2 दिन चलेगा महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र। 14 और 15 दिसंबर को आयोजित होगा शीतकालीन सत्र। बढ़ते कोरोना केसों को लेकर उद्धव सरकार का ये फैसला है। शीतकालीन सत्र की अवधि पर बोले पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस, डरी हुई सरकार ज्यादा दिन सत्र नहीं चलाना चाहती है, तो कोरोना और किसान संकट पर अहम चर्चा करनी चाहिए थी, मगर ये सरकार ज्यादा दिन सत्र नहीं चलाना चाहती। हमने 2 हफ्ते के लिए सत्र चलाने की मांग की थी। तो बता दें आपको, शीतकालीन सत्र महज 2 दिन के लिए चलेगा मुंबई में, और ये ऐलान किया है मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने। और ये फैसला है सरकार का, शीतकालीन सत्र 2 दिन के लिए चलेगा। और इसी बात पर पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार डरी हुई है, ज्यादा दिन सत्र नहीं चलाना चाहती। हालांकि सत्र में कोरोना और किसान संकट पर अहम चर्चा करनी चाहिए थी, मगर ये सरकार ज्यादा दिन सत्र नहीं चलाना चाहती है। हमने 2 हफ्ते के लिए सत्र चलाने की मांग की थी, लेकिन मात्र 2 दिन मिले हैं। तो शैलेश तफ्टे संवाददाता हमारे मुंबई से जुड़ चुके हैं। शैलेश, सबसे बड़ी बात की शीतकालीन सत्र मात्र 2 दिन के लिए चल रहा है। जरूर, क्योंकि ये शीतकालीन सत्र जो है महाराष्ट्र विधिमंडल का, वो पिछले जो मीटिंग हुई थी बीएसी की, उस बैठक में 7 दिसंबर को लेने का तारीख चुन गई थी। मगर ये जो तारीख थी कि आज जो बीएसी की मीटिंग हो गई, उस बैठक में एक निर्णय लिया गया कि 14 दिसंबर और 15 दिसंबर 2 दिन सिर्फ ये शीतकालीन सत्र लिया जाने का निर्णय जो है आज के बैठक में लिया गया। मगर इस निर्णय के ऊपर विरोधियों ने बड़ी टीका टिप्पणी की है कि विरोधियों का ये कहना है कि महाराष्ट्र में कोरोना के अलावा भी कई सारे प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स के ऊपर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। जैसे कि महाराष्ट्र में विदर्भ और मराठवाड़ा में कई किसानों का कई नुकसान भी हुआ है इस कोरोना की वजह से भी, तो उस ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए संसद में। और ये विधिमंडल का जो सबसे बड़ा कार्य क्षेत्र है, उस कार्य क्षेत्र में जो ये सब लोगों की समस्या है का वहां पर हल निकलता है, मगर ये सरकार इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। और इसके वजह से विरोधक इस ऊपर चर्चा करनी नहीं चाहिए, इसलिए सरकार ने खाली 2 दिन का ये सत्र का आयोजन किया है, जिसके ऊपर कोई चर्चा ना करे। तो इसके ऊपर भी विरोधी पार्टियों ने बड़ी सरकार के ऊपर टीका टिप्पणी की है। तो 14 और 15 दिसंबर को ये शीतकालीन सत्र हो जाएगा, और कोरोना की स्थिति के ऊपर मद्देनजर रखते हुए सरकार ने ये निर्णय लिया है, ऐसा सरकार का कहना है। ठीक शैलेश, लेकिन कहीं ना कहीं ये 2 दिन का जो सत्र, भले ही ये कहकर रखा जा रहा हो कि कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, ऐसे में 2 दिन का ही सत्र रखा जाएगा, लेकिन इन सारे मुद्दों से बचने की कोशिश तो है ही महाराष्ट्र सरकार की। हाँ, जरूर यही महाराष्ट्र सरकार, जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार बार बार ये दोहरा रही है कि महाराष्ट्र में संक्रमण नियंत्रण लाने के लिए ये जो 3 पार्टियां महाराष्ट्र में, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस की 3 दलों का एक सरकार है, और इस कोरोना के संकट में हमने नियंत्रण लाने का बहुत बड़ा प्रयास किया, और उसमें लेकिन बिल्कुल फेल रही है सरकार, यशस्वी हुई है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो मुंबई से खबर जहां पर ड्रग्स केस में एनसीबी के 2 जांच अधिकारी सस्पेंड कर दिए गए हैं। ड्रग्स केस में संदेहास्पद भूमिका को लेकर ये 2 अधिकारी सस्पेंड। एनसीबी के दोनों अधिकारियों के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए। कॉमेडियन भारती सिंह को सिक्योर बेल मिलने के मामले में ये सस्पेंड किए गए हैं 2 अधिकारी। एक अधिकारी की कॉमेडियन भारती सिंह को सिक्योर बेल मिलने के मामले में सस्पेंड किया गया है, तो वहीं दूसरे अधिकारी को अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश को मिली एंटीसिपेटरी बेल के मामले में संदेहास्पद भूमिका को लेकर सस्पेंड किया गया। दिल्ली से खबर है जहां पर सरकार और किसान नेताओं की बैठक लगातार जारी है। विज्ञान भवन में सरकार और किसानों के बीच ये बैठक जारी। चौथे दौर की बातचीत को 3 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है। बैठक के बीच में लंच हुआ। किसानों ने ठुकराया सरकार का खाना। किसानों के लिए सिंधु बॉर्डर से पैक होकर लंच आया था। एमएसपी गारंटी कानून बनाने की मांग है और ये बैठक चल रही है। तो तीसरे, आपको बता दें कि 3 बार बात हो चुकी है। चौथे दौर की ये बातचीत है और 3 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और अभी तक ये बातचीत जारी है। हालांकि बैठक के बीच में लंच भी हुआ।
लेकिन किसानों ने सरकार का खाना ठुकरा दिया। तो किसानों के लिए सिंधु बॉर्डर से पैक होकर लंच आया, किसानों ने वो लंच किया जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो एमएसपी गारंटी कानून बनाने की मांग की जा रही है। जिस तरीके से ये 3 खेती बिल जो लाए गए हैं उसमें साफ कहना है किसानों का कि वो किसानों के विरोध में है, ना कि किसानों के विकास के लिए है। किसानों की मांग है एमएसपी को लेकर एश्योरेंस देने की, और आज जो ये बैठक हो रही है इसमें एमएसपी को लेकर बात की जाएगी। साथ ही जो बिजली अधिनियम 2020 है उसको लेकर बात की जाएगी, और उसके साथ ही इन तीनों बिलों को वापस लेने की मांग भी किसानों की है। अब देखना होगा कि आखिर इस बैठक में क्या फैसला या क्या नतीजा निकलकर सामने आता है। तो लखनऊ से खबर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। कोविड-19 से बचाव के लिए व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए। सरकार जनता को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। लखनऊ, कानपुर, मेरठ, आगरा और वाराणसी पर विशेष ध्यान दिया जाए। लखनऊ के एसजीपीजीआई के चिकित्सा संस्थानों की समीक्षा करने के निर्देश दिए। केजीएमयू और आरएमएलआईएमएस चिकित्सा संस्थानों की भी समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी मेडिकल कॉलेज में संबंधित मंडलायुक्त और डीएम जाकर बैठक करें। विशेषज्ञ चिकित्सक कोविड वार्ड में नियमित राउंड लेते रहें। कोविड चिकित्सालयों में बेड्स की आवश्यकता का आकलन करते रहें। कोविड-19 से बचाव के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम निरंतर संचालित किया जाए। तो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का संचालन पूरी सक्रियता के साथ किया जाए, और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सर्विलांस सिस्टम को मजबूत बनाए रखने के भी निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही चिकित्सा सुविधा बेहतर करने के लिए ये निर्देश दिए गए हैं, और साथ ही सरकार जनता को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। ये बात कही गई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। तो विशेष संवाददाता राहुल श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए, और हालांकि कोविड-19 को लेकर टीम 11 के साथ बैठक तो होती ही है जिसमें दिशा निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिए जाते हैं, लेकिन ये जो दिशा निर्देश दिए गए हैं इसमें साफ कहा है कि स्वास्थ्य सुविधाओं जो सुविधाएं दी जाती है सरकार की तरफ से उनको बेहतर करने के लिए हर तरीके से सरकार प्रतिबद्ध है, और जितनी भी कमी पेशी होती भी है उसकी पूर्ति के लिए तमाम वो कोशिशें की जाएंगी जो कि जरूरी है। और निश्चित तौर पर शायद कोरोना से लड़ाई के लिए यही एकमात्र उपाय है कि जो भी मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं उनको बेहतर इलाज मिल सके। आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब टीम 11 के साथ बैठक की तो ये तमाम दिशा निर्देश दिए। उन्होंने खासकर लखनऊ, कानपुर, नगर, मेरठ, आगरा और वाराणसी, जहाँ पर लगातार जो केसेस हैं वो संख्या में उनसे इजाफा हो रहा है, तो विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। इसके अलावा जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा उनको निर्देशित किया गया है कि वो पीजीआई, केजीएमयू और अन्य जो प्रमुख संस्थान है जहां पर कोविड के मरीजों का इलाज चल रहा है वो उसकी समीक्षा करें। सभी मंडलायुक्त और जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं इनके जनपद से वहां पर जाए, वहां पर बैठक करें, वहां पर जो उपचार की सुविधाएं हैं उसकी समीक्षा करें और उसको और कैसे बेहतर किया जा सके इसको लेकर तमाम दिशा निर्देश है। तो निश्चित तौर पर जो कोविड के खिलाफ तो लड़ाई लड़ी जा रही है उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ बेहद गंभीर है और लगातार एक ही मात्र उसका उपचार है कि बेहतर उपचार मिल सके मरीजों को। उसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार समीक्षा कर रहे हैं। लगातार जो कोविड जो अस्पताल है उसमें बेड की आवश्यकता जो है तो लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। दोबारा कोशिश की जाएगी संपर्क साधने की। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं, और साथ ही ग्राउंड पर जो डॉक्टर्स होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, उनके लिए भी कहा है कि वो जाकर नियमित तौर पर चेक करते रहें कि किसी तरह की कोई भी परेशानी मरीजों को ना हो, बेड की कमी ना हो, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी ना हो। तो इस बात की पूरी तसल्ली कर लेना चाहते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और इसी वजह से सभी अधिकारियों को ये तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम योगी से मुकेश अंबानी और गौतम अडानी ने फोन पर बात की। यूपी में निवेश को लेकर सीएम योगी ने ये बात की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुकेश अंबानी और गौतम अडानी ने फोन पर बात की है। तो यूपी में निवेश को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ से बात की। बता दें, मुकेश अंबानी और गौतम अडानी ने फोन पर बात की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से और यूपी में निवेश को लेकर ये बात की गई है। आगरा से खबर, जहां पर आवारा गोवंश के आतंक से किसान परेशान है। किसानों की फसल बर्बाद कर रहे हैं आवारा पशु। परेशान किसानों ने पशुओं को गौशाला में बंद कर दिया है। नवनिर्मित गौशाला अभी तक चालू नहीं हुआ। आवारा गोवंश के लिए चारे की व्यवस्था नहीं है। फसल बचाने के लिए किसान खुद ही अब चारे का इंतजाम कर रहे हैं। तो गौशाला का निर्माण पूरा लेकिन चालू कराना भूले हैं अधिकारी। तो ये तस्वीर उस गौशाला की है जिसका निर्माण कार्य तो पूरा हो गया है लेकिन अभी तक ये चालू नहीं हुई है। तो आवारा पशु जो गांव में घूमते हैं उनसे किसान इतने परेशान हो गए कि खुद ही पशुओं को ले जाकर गौशाला में बंद कर दिया किसानों ने और उनके चारे की व्यवस्था भी खुद ही कर रहे हैं। यानी कि अधिकारियों ने गौशाला तो बनवा दी लेकिन उसके बाद उसको चालू करवाना भूल गए हैं। वो भूल गए हैं कि यहाँ पर आवारा पशुओं को लाकर रखना है। वो भूल गए हैं कि उनके चारे की व्यवस्था भी करनी है। तो अब किसान ऐसे में खुद ही इस काम में लग गए। गौशाला में गाय इसलिए बंद की गई हैं क्योंकि सब किसान परेशान हैं। क्योंकि ये खाना खाने जाते हैं घर पे, इतनी देर में खेत को नष्ट कर देती हैं, चाहे 50 बीघा हो, चाहे 10 बीघा हो, चाहे 5 बीघा। लगभग कितनी खेती बर्बाद हुई होगी गाय? कम से कम 2,500-3 हज़ार। वापस होते भी हैं खेतों पे किसान? कुछ नहीं आता है खेतों में से निकल के, खेतों पे बैठे रहते हैं, खाना खाने जाते हैं, इतनी देर में गाय सभी फसल अच्छा, को ये गौशाला में आपने गाय बंद की, यहाँ पे जो चारे वारे की व्यवस्था जो किसने की है? चारे की व्यवस्था सभी किसान भाइयों ने चंदा करके, पैसा इकट्ठा करके सभी किसान भाइयों ने चारा लाके खरीद के और गौशाला में लाके अपने आप खुद व्यवस्था। तो एटा में कैनरा बैंक के आगरा रीजन के महाप्रबंधक एस वासुदेव शर्मा ने कैनरा बैंक की समस्त क्षेत्रीय शाखाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि कैनरा बैंक ने कोरोना काल में बहुत अच्छा काम किया है। कोविड कोरोना लोन और GECL लोन के अतिरिक्त सभी सरकारी ऋणों को देकर कैनरा बैंक ने वास्तव में कोरोना काल में पीड़ित लोगों की मदद की। महाप्रबंधक एस वासुदेव शर्मा ने एटा पहुंचकर सभी क्षेत्रीय कैनरा बैंकों के कार्यों की समीक्षा की और बैंक की बेहतर प्रगति के लिए आगामी दिसंबर और अप्रैल के लक्ष्य को निर्धारित किया। उन्होंने कहा कि कैनरा बैंक ने कोरोना काल में बहुत अच्छा काम किया है। अभी देख लीजिए, आगरा में एक नया सर्कल खुला है कैनरा बैंक का। कैनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक का अमालगमेशन के बाद 1 अप्रैल 2020 से एक आगरा में नया सर्कल खोला है। उसके नीचे 9 रीजन्स भी है, वो 15 जिला में है। उसमें एक रीजन है ईटा। तो ये ईटा रीजन का अभी उनका 4 डिस्ट्रिक्ट्स में उसको करीबन 455 ब्रांचेस भी है। 71 ब्रांचेस भी है और उसमें सेलेक्टेड शाखाओं का रिव्यू इधर हो रहा है। उसमें उनका अभी दिसंबर हमारा टारगेट के लिए। तो आगरा से खबर, जहां पर BMS के छात्र छात्राओं ने किया थाने का घेराव। थाना एतमादपुर का छात्र छात्राओं ने घेराव किया। BMS के छात्र छात्राओं को कॉलेज प्रशासन ने परीक्षा नहीं दिलाई है। तो कॉलेज प्रशासन का कहना है कि कॉलेज की मान्यता रद्द हो चुकी है। इस बात को लेकर कई महीनों से छात्र छात्राएं प्रदर्शन कर रहे हैं। देव आयुर्वेदिक कॉलेज में करीब 65 छात्र छात्राएं कर रही हैं BMS की पढ़ाई। छात्र छात्राओं को कि शासन भी नहीं सुन रहा है, ना प्रशासन सुन रहा है। तो कुछ दिन पहले नेशनल हाईवे को छात्र छात्राओं ने जाम भी किया था।